आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात जिस जमाने की है, उस जमाने में मोबाइल फोन ये सब चलन में नहीं था। यहाँ तक कि टेलीफोन भी एक दो घरों में ही होता था। तब मेरे मामा, जिनका नाम भोला राम था, वो ट्रक चलाने का काम किया करते थे। मामा जी ट्रक लेकर बहुत दूर दूर भी जाया करते थे। मामा जी ने जब से ट्रक चलाने का काम पकड़ा, तभी से उनका एक दोस्त सूरज ने भी खलासी का काम शुरू किया था, जो हमेशा मामा जी के साथ ही रहता था। हालांकि दोनों के घर अलग अलग गांव में थे, मगर बावजूद इसके मामा जी और सूरज बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात की बात है, मामा जी ट्रक लेकर कहीं लोकल में ही गए हुए थे, इसलिए वो उसी रात वापस लौट गए। वापस आकर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के स्टैंड पर ट्रक लगाने के बाद मामा जी अभी वहां से निकल ही रहे थे कि तभी मालिक ने मामा जी को रोकते हुए उनसे कहा, अरे भोला, ये सूरज को क्या हुआ है? पिछले 3-4 दिनों से काम पर नहीं आ रहा। तो इस पर मामा जी बोले, पता नहीं, शायद उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी। कल देखता हूँ, अगर टाइम मिले तो एक बार जाऊंगा उसके घर। खाता भी तो बहुत है वो। कुछ दिन पहले ही हम दोनों सरपंच की बेटी की शादी में गए थे। वहाँ उसने इतना खा लिया कि उसका पेट दुखने लगा, और उस दिन के बाद से ही वो काम पर नहीं आ रहा है। इस बात पर मालिक से सिर्फ छोटी सी हामी सुनकर मामा जी अपने घर की तरफ चल पड़े। रात काफी हो चुकी थी। मामा जी की कांच टूटी घड़ी बता रही थी रात के 12:15 बज चुके हैं। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से सनसनाती सर्द हवाएं, जिसका हर एक झोंका मामा जी को कांपने पर मजबूर कर रहा था। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में खुद के गर्म कपड़ों का थैला लिए मामा जी आगे बढ़े जा रहे थे। क्योंकि दिन भर ट्रक चला चलाकर वो काफी थक गए थे, इसलिए मामा जी से अब चला भी नहीं जा रहा था। और तो और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से चलते चलते बीच बीच में उनकी सांसें फूलने लग जा रही थीं। तभी मामा जी ने बुदबुदाते हुए अपने आप से कहा, आज ठंड सच में ज्यादा है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है? चलते चलते अब मामा जी गांव के इकलौते रेलवे फाटक पर पहुंच चुके थे। वो छोटा सा रेलवे फाटक भी रास्ते की तरह खामोशी में डूबा हुआ था। चूंकि फाटक खुला हुआ था, इसलिए मामा जी बिना रुके फाटक को पार करने लगे। अभी मामा जी फाटक पार कर ही रहे थे कि तभी मामा जी की नज़र दूसरी ओर वाले फाटक पर खड़े एक आदमी पर गई। उस आदमी का चेहरा उल्टी तरफ था, इसलिए दूर से मामा जी उस आदमी को पहचान नहीं पाए। खैर, मामा जी ने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, और मामा जी फाटक पार करते रहे। लेकिन जब मामा जी उस आदमी के पास पहुंचे तो वो पहचान गए कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त और खलासी सूरज है। सूरज को इतनी रात गए रेलवे फाटक पर पाकर मामा जी को काफी हैरानी हुई। ऐसा भी नहीं था कि सूरज का घर यहाँ आस पास में हो, तो फिर सूरज इस जमा देने वाली ठंड में इस रेलवे फाटक पर क्या कर रहा था। खैर, मामा जी सूरज के पास गए और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सूरज, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? और तू काम पर क्यों नहीं आ रहा? मामा जी की बात सुनकर सूरज उनकी ओर मुड़ा और बोला, अब मैं काम पर नहीं आऊँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तेरे से मिलने आया था। चल बैठकर बातें करते हैं। तो मामा जी बोले, कहाँ? यहाँ रोड पर बैठकर बातें करेंगे? इस पर सूरज बोला, नहीं, रोड पर नहीं, पटरी पर चल, वहाँ बैठेंगे। सूरज की ये बात मामा जी के पल्ले नहीं पड़ी, जिस पर उन्होंने कहा, पीकर आया क्या तू?
पटरी पर कोई बैठता है? मुझे नहीं बैठना तेरे साथ, मैं घर जा रहा हूँ, और तू भी घर चला जा अपने, पागल कहीं का। इतना बोलकर मामा जी वहां से चलते बने। वहां से जाते वक्त उन्होंने पीछे पलटकर भी देखा, मगर सूरज वो अभी भी उसी जगह पर खड़ा था और टकटकी लगाकर मामा जी को ही देखे जा रहा था। सूरज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खैर मामा जी बिना रुके चलते ही रहे, मगर मामा जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूरज यहाँ कर क्या रहा है, वो भी इतनी रात गए। चलते चलते अब मामा जी रेलवे फाटक से बहुत दूर उस रास्ते पर आ चुके थे जिसके अगल बगल सिर्फ खेत ही खेत था और रास्ते पर एक भी लाइट नहीं थी। खैर मामा जी के पास टॉर्च था, इसलिए मामा जी बेझिझक टॉर्च को आगे रखकर चले जा रहे थे और कुछ हद तक चांद की रोशनी भी मामा जी की मदद कर रही थी। अगल बगल खुला मैदान होने की वजह से उस रास्ते पर ठंड कई गुना बढ़ चुकी थी। चलते चलते ही मामा जी ने अपने कान का मफलर कसकर बांधा और अपने जैकेट की चेन को थोड़ा ऊपर करते हुए उन्होंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। तेज कदमों से मामा जी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने पुल के चबूतरे पर बैठे दो आदमियों पर गई। चूंकि मामा जी उन दोनों से काफ़ी दूर थे, इसलिए उन्हें दोनों का चेहरा साफ तौर पर नहीं दिख रहा था। मगर जब मामा जी उन दोनों आदमियों के थोड़ा नज़दीक गए, तब उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका पूरा शरीर हिल गया, क्योंकि पुलिया के चबूतरे पर उनका दोस्त सूरज और सूरज के गांव का ही एक लड़का बैठा हुआ था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो लड़का जो सूरज के बगल में बैठा हुआ था, महीना भर पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर सूरज उस लड़के से बात क्यों कर रहा था? और सबसे अजीब बात कि आखिर सूरज इतनी जल्दी रेलवे फाटक से यहाँ पर आ कैसे गया? मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब तक मामा जी बहुत डर चुके थे, लिहाजा वो कुछ ना बोलते हुए रास्ते के दूसरे किनारे को पकड़कर चुपचाप आगे बढ़ने लगे। अंदर ही अंदर उनका कलेजा कांप रहा था। मगर तभी एक आवाज के साथ ही साथ मामा जी का बदन भी कांपने लगा। अरे भोला, कहाँ भाग रहा है? इधर आकर बैठ जरा। ये आवाज सूरज की थी। सूरज की आवाज सुनकर मामा जी ने जब उसकी ओर देखा तो वो देखते ही रह गए, क्योंकि सूरज के बगल में से अब वो मरा हुआ लड़का गायब था। अब तक मामा जी के होश उड़ चुके थे। आखिर वो लड़का इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ? पुल के नीचे पानी था और अगल बगल सिर्फ खेत, तो ऐसे में उस लड़के का इतनी जल्दी गायब हो जाना नामुमकिन था। खैर मामा जी डरते डरते अपने दोस्त सूरज के पास गए और बोले, अभी तेरे बगल में एक लड़का था, वो कहाँ गया? और वो तो मर चुका है ना? तो इस पर सूरज बोला, उसे मैंने जाने के लिए बोल दिया। वो सब छोड़, थोड़ा बैठ तो सही, तुझसे कुछ बात करनी है, और जब तक तू मेरे साथ नहीं बैठेगा मैं तेरा पीछा करता रहूँगा। हालांकि मामा जी को उस वक्त वहां पर बैठना सही नहीं लग रहा था, मगर अपने दोस्त के जिद के सामने मामा जी को झुकना ही पड़ा। लिहाजा मामा जी उसी चबूतरे पर सूरज के बगल में बैठ गए। इससे पहले कि सूरज मामा जी से कुछ बोल पाता, मामा जी की नज़र सूरज के कपड़ों पर गई, तो सूरज के कपड़े देखकर मामा जी की हैरानगी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सूरज ने सेम वही कपड़े पहन रखे थे जो कपड़े पहनकर सूरज मामा जी के साथ सरपंच के घर शादी में गया था। खैर मामा जी ने कुछ बोला नहीं। तभी सूरज ने
अपने पीछे की तरफ से एक खिलौने की गुड़िया निकालकर मामा जी के हाथों में रख दिया और बोला, भाई इस गुड़िया को मेरे घर जाकर मेरी बेटी को दे आएगा। सूरज की बात सुनकर एक दफा मामा जी ने उस गुड़िया को ध्यान से देखा और फिर सूरज से कहा, ये तो वही गुड़िया ना जो तेरी बेटी को बाजार में पसंद आया था और तूने अपनी बेटी से छुपाकर इस गुड़िया को खरीदकर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रख दिया था, क्योंकि तू उसे ये गुड़िया उसके जन्मदिन पर देने वाला था। मामा जी की बात सुनकर सूरज ने उदास मन से कहा, हाँ भाई, ये वही गुड़िया है और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो तू उसे दे आएगा। इस पर मामा जी बोले, क्यों, तू नहीं जाएगा घर? तू जाकर दे दे। इस पर सूरज बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर दे आना। मामा जी को लगा जरूर सूरज के घर में कुछ कहा सुनी हो गई होगी, शायद इसलिए सूरज घर नहीं जा रहा, जिस वजह से मामा जी सूरज की बात मान गए और उस गुड़िया को अपने थैले में भरकर सूरज के घर की तरफ चल पड़े। वहां से थोड़ा आगे जाकर ही मामा जी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो सूरज अब उस पुलिया पर था ही नहीं। ये देखकर मामा जी थोड़े चौंक से गए कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी कहाँ गायब हो जाता है। खैर मामा जी चलते रहे। कुछ देर तक चलते रहने के बाद मामा जी सूरज के गांव पहुंचे और कुछ ही देर में सूरज के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मामा जी ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर के बाद सूरज की पत्नी बाहर आई। तभी मामा जी ने सूरज की पत्नी से कहा, भाभी, बिटिया सो रही है क्या? अच्छा, ये गुड़िया उसे दे दीजिएगा, अभी रास्ते में सूरज मिला था, उसे नहीं दिया। और क्या हुआ है, वो घर नहीं आ रहा? मामा जी की बात सुनकर सूरज की पत्नी कुछ बोली नहीं, बस हैरानगी भरी नजरों से मामा जी को देखती रही। जिस पर मामा जी ने कहा, क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ है क्या? इस पर सूरज की पत्नी ने जो कहा वो सुनकर मामा जी के रोंगटे कांप गए। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? उनको मरे हुए तो आज 4 दिन होने को है। आगे सूरज की पत्नी ने बताया कि सरपंच की बेटी की शादी से आकर रात को ही सूरज की तबीयत बहुत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर मामा जी बहुत डर गए, मगर उस दिन के बाद से सूरज मामा जी को कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।